Hello students, all of you are cordially welcomed on my YouTube channel English with ज्ञानचंद शर्मा। और आज हम इस टॉपिक में बेसिक इंग्लिश जनरल इंग्लिश का पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि हिंदी और इंग्लिश में अ लॉट ऑफ गैप लाइज बिटवीन दीज टू लैंग्वेजेस बिकॉज दीज आर अपेरेंटली टू वेरिड लैंग्वेजेस। हिंदी और इंग्लिश में बहुत बड़ा अंतर है और ये दोनों भाषाएं एक दूसरे से टोटली अलग है। तो देखिए आज हम बेसिक में सबसे पहले टेंस पढ़ेंगे। तो टेंस सीखने से पहले बेसिक इंग्लिश में हमें ये आना ज़रूरी है, व्हाट इज़ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमें आना ज़रूरी है वर्ब क्या होती है, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कैसे डिटेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। एक साथ दो ऑब्जेक्ट्स आ जाए तो इंग्लिश कैसे बनाएं, एक साथ दो ऑब्जेक्ट्स आ जाए तो हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। ऑब्जेक्ट के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट के बाद हम पढ़ेंगे एडवर्ब या एडवर्बियल या एडजंक्ट क्या होता है। एडजंक्ट किसी भी क्लॉज के अंतर्गत कोई भी हिंदी का वाक्य, चाहे वो छोटे से छोटा सेंटेंस हो या बड़े से बड़ा हो, उसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, यानी एस पी ओ सी ए। सब्जेक्ट ये वर्ब फ्रेज होता है जिसको हम प्रीडिकेटर बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और एडवर्ब या एडवर्बियल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट क्या है। देखिए अभी हम सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये लिख सकते हैं कि इंग्लिश में सब्जेक्ट हमेशा नाउन फ्रेज होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे नाउन फ्रेज क्या होता है। नाउन फ्रेज होता है अर्थात सब्जेक्ट या तो नाउन होता है अथवा प्रनाउन। मैंने आपसे कहा है कि सब्जेक्ट क्या है, तो मैंने पढ़ाया आपको कि इंग्लिश में जो सब्जेक्ट होता है हमेशा नाउन फ्रेज होता है, अर्थात सब्जेक्ट या तो नाउन होता है अथवा प्रनाउन होता है। कैसे होता है, अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ। मैंने पहला सेंटेंस लिखा कि राकेश अंग्रेजी बोलता है। मैं अंग्रेजी बोलता हूं। थर्ड सेंटेंस, यह लड़का शोर मचा रहा है। दो लड़कियां एक मधुर गीत गा रही हैं। दो लड़कियां एक मधुर गीत गा रही हैं। गा रही है। देखिए हिंदी के सेंटेंसेस, आपसे मैंने बोला है कि अंग्रेजी में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पढ़ना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। अभी हम डिटेल में जाएंगे। सब्जेक्ट जो है वो मेनली नाउन फ्रेज होता है।
कहने का मतलब ये है, वैसे तो मैं सेकंड ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से बताऊंगा कि सब्जेक्ट में जो नाउन फ्रेज होता है उसमें क्या क्या होता है, लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो कहने का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या हमेशा प्रोनाउन होता है। अब मैंने कहा राकेश अंग्रेजी बोलता है, तो यहाँ बोलने वाला कौन है? राकेश। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। भाई कौन बोलता है? राकेश बोलता है। अब इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद या तो मेन वर्ब आती है और या हेल्पिंग वर्ब आती है। अब चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। तो ये मैं आपको टेंस में बताऊंगा कि हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज कब करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज कब करना है। अब मैंने कहा राकेश अंग्रेजी बोलता है, तो राकेश स्पीक्स इंग्लिश। तो इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट हुआ वो कौन हुआ? राकेश, क्योंकि बोलने वाला कौन है? राकेश है। और राकेश यहां पर क्या है? नाउन। तो ये नाउन फ्रेज ही, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो बोलने वाला कौन हुआ? आई। स्पीक, तो आई यू भी दे के साथ हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो मैंने कहा आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। अब यहां पर जो मैंने आई लिखा है ये कौन सा फ्रेज है? ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि या तो सब्जेक्ट नाउन होगा या आपका प्रोनाउन होगा। अब मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिख दिया कि यह लड़का शोर मचा रहा है, तो लिखा मैंने दिस बॉय। अब चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, काम अभी भी जारी है, यह लड़का शोर मचा रहा है, इसका मतलब लड़का अभी भी शोर मचा रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो इज आर एम का यूज करते हैं। किसका? इज आर एम का। और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं हम? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया? दिस बॉय इज। अब ये फिक्स होता है मेक अ नॉइज, शोर मचाना, मेक अ नॉइज। ये कोलोकेशंस होते हैं एक्चुअल में, हर लैंग्वेज के अपने कोलोकेशंस होते हैं। जैसे आपने कहा कि दवा बताई, तो यहाँ बताने की अंग्रेजी प्रिस्क्राइब मेडिसन, प्रिस्क्राइब वर्ब का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो शोर मचाने के लिए हम मेक का यूज करेंगे। आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा कि अगर किसी भी वर्ब के अंत में सिंगल ई आता है तो हम ई को डिलीट करके आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ मैंने मेक का क्या कर दिया? मेकिंग अ नॉइज, NOISE। अब मैंने आपको एक बात बताई है कि जो आपका सब्जेक्ट होगा इंग्लिश में वो हमेशा नाउन फ्रेज होगा। अब आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि साहब सब्जेक्ट नाउन फ्रेज कैसे, आप बताइए। दिस बॉय, तो भाई ये तो एम हो गया और ये एच हो गया। अब आप कहोगे कि भाई ये नई चीज कहां से आ गई कि एम क्या हो गया और एच क्या हो गया। तो किसी भी जो नाउन फ्रेज होता है उसमें हेड वर्ड हमेशा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और इस हेड वर्ड से पहले जो वर्ड्स होते हैं वो ज़्यादातर जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं मोस्टली, और ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये मॉडिफायर का काम करते हैं। हम सेकंड ग्रेड में पढ़ेंगे किसी भी फ्रेज की 2 फंक्शन क्लासेज होती हैं। देयर आर 2 फंक्शन क्लासेज ऑफ एनी फ्रेज, यानी जो फ्रेज होता है नाउन फ्रेज या उसमें केवल 2 क्लासेज होती हैं, एक तो हेड वर्ड होता है और एक मॉडिफायर्स होते हैं। तो जो हेड वर्ड से पहले जो वर्ड आते हैं वो तो मॉडिफायर्स होते हैं, और जो हेड वर्ड के बाद आते हैं वो पोस्ट मॉडिफायर्स कहलाते हैं, वो बाद की बात है। तो ये यहाँ पर जो दिस है एडजेक्टिव है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जब इनके बाद नाउन आती है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अगर मैं कहता दिस इज माई बुक, तो यही क्या कहलाता? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कहने का मतलब यह है कि अगर इससे पहले दिस, दैट, दीज, दोज के बाद यदि नाउन आती है, यानी नाउन से पहले जो भी कोई शब्द होगा वो हमेशा एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव के प्रकार होते हैं। अब मैंने यहाँ 2 लड़कियां लिख दिया, चलो ये लो 2 गर्ल्स। अब कोई मुझसे कहे कि ये क्या है, तो ये भी नाउन फ्रेज है, क्योंकि ये 2 हो गया और ये MH हो गया। यानी जो आपका हेड वर्ड होता है नाउन, उससे पहले जो वर्ड्स होते हैं वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं, ये मॉडिफायर का काम करते हैं।
तो देखो यहाँ राकेश है जब भी ये नाउन फ्रेज है, यहाँ पर अकेला आई आ रहा है तब भी ये नाउन फ्रेज है, यहाँ पर ये हेड वर्ड का काम कर रहा है, यहाँ पर भी ये किसका काम कर रहा है, हेड वर्ड का। अब अगर मैं दिस बॉय लिख रहा हूं तो ये भी नाउन फ्रेज है, लेकिन ये दिस शब्द है मॉडिफायर का काम कर रहा है। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूं दो लड़कियां, तो ये भी क्या है, नाउन फ्रेज है, क्योंकि लड़कियां तो नाउन है, गर्ल्स है, इससे पहले जो वर्ड आ रहा है ये कौन सा, ये क्या है, मॉडिफायर है। और मॉडिफायर में भी ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि जो दो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, संख्या बता रहा है कि लड़कियां कितनी है, दो है। तो मैंने कहा टू गर्ल्स आर सिंगिंग, दो लड़कियां गा रही। अब मेलोडियस सॉन्ग, मेलोडियस मीन्स मधुर और सॉन्ग मीन्स गाना, SONG। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो डेफिनेशन लिखवाइए कि व्हाट इज अ सब्जेक्ट। तो मैंने कहा कि इंग्लिश में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन फ्रेज होता है, तो राकेश नाउन फ्रेज है, यानी सब्जेक्ट या तो हमेशा, ये पक्की बात है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। राकेश नाउन है, आई प्रोनाउन है, और दिस बॉय ये भी नाउन फ्रेज है, लेकिन ये कौन से फॉर्म में, MH में, क्योंकि जो हेड वर्ड यानी नाउन से पहले जो इतने वर्ड्स आएंगे वो मॉडिफायर्स होते हैं। और मैंने दो लड़कियां लिखा, ये भी नाउन फ्रेज है, क्योंकि गर्ल्स से पहले क्या आ रहा है, टू, तो ये मॉडिफायर का काम कर रहा है। और देखते हैं अभी हम, अध्यक्ष ने अत्यधिक शोर शराबे के कारण, अध्यक्ष ने अत्यधिक शोर शराबे के कारण अनिश्चित काल के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया है। अध्यक्ष ने अत्यधिक शोर शराबे के कारण अनिश्चित काल के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया है। देखिए ये यहां पर आपका सब्जेक्ट है, स्थगित कर देना, काम पूरा हो चुका है, आगे चल के हम पढ़ाएंगे। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। अब स्थगित करने वाला कौन है, अध्यक्ष। ठीक है, अब मैंने आपको शुरू में बोला था कि अगर आपको अपनी इंग्लिश को एक्चुअल में अच्छा करना है तो आपको अपनी वोकेबलरी को इनलार्ज करना है। यू आर टू इनलार्ज, you are to expand your vocabulary at any cost if you want good command over learning English। अगर आप अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो देखिए आपके पास बहुत रास्ते हैं। मैंने पहली क्लास में आपको बताया ऑन फुट, पैदल, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया नॉकडाउन, टक्कर मारना। फिर मैंने आपको बताया नॉक एट द डोर, दरवाजा खटखटाना। फिर मैंने आपको बताया नॉक एट द बेल, घंटी बजाना। फिर मैंने आपको बताया पदयात्री, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब पदयात्री। तो आपको एक तो अपनी वोकेबलरी को एक्सपेंड करना है। पैदल की अंग्रेजी ऑन फुट बोलना है, टक्कर मारने की अंग्रेजी नॉकडाउन बोलना है, दरवाजा खटखटाना, हु इज नॉकिंग एट द डोर, नॉक एट द बेल, घंटी बजाना। ठीक है, अब हम इस वाक्य की बात कर लेते हैं कि अध्यक्ष ने अत्यधिक शोर शराबे के कारण अनिश्चित काल के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया है। तो इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट का स्थान होता है, यानी आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हमेशा आपको एक साथ लिखना है। ठीक है, अब मैंने कहा कि अध्यक्ष ने अत्यधिक शोर शराबे के कारण
लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। तो सबसे पहले हम स्थगित की इंग्लिश जानेंगे, यहां ध्यान दें। किसकी इंग्लिश जानेंगे? स्थगित करने के लिए। तो यहां ध्यान देंगे आप। देखिए, एक फ्रेजल वर्ब होती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कॉल ऑफ, स्थगित कर देना। कॉल ऑफ मीन्स स्थगित कर देना। दूसरे नंबर की अपने फ्रेजल वर्ब होती है पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स भी क्या होता है? स्थगित कर देना। ठीक है। तीसरा वर्ड है डिफर, टालना। अब आप किसी चीज को टाल रहे हो तो डिफर मीन्स भी क्या होता है? टालना है, स्थगित करना। इसी के लिए हम कैंसल शब्द का यूज कर सकते हैं। आप स्थगित कर रहे हो तो कोई चीज रद्द कर रहे हैं, ये भी सिमिलर वर्ड हो गया। और इसी को हम डिले कह सकते हैं। डिले मीन्स देरी करना, विलंब करना, टालना, तो ये सिमिलर वर्ड ही हो गया। कॉल ऑफ, पुट ऑफ, डिफर, कैंसल, डिले। फिर पोस्टपोन। पोस्टपोन मीन्स भी क्या होता है? स्थगित करना। ठीक है। और एक आपके पास होता है अजर्न, यहां पर डी साइलेंट होता है, सही प्रोनाउंस तो होता है इसका अजर्न। बाकी का काफी लोग एडजर्न भी बोल देते हैं, सही प्रोनाउंस होता है इसका अजर्न। और काफी एडजर्न भी बोलते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंस होता है अजर्न। तो इन सब का मतलब क्या होता है? स्थगित करना। कॉल ऑफ बोल दिया, पुट ऑफ लिख दिया, डिफर लिख दिया, कैंसल लिख दिया, डिले, पोस्टपोन। अब इंग्लिश में नियम होता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, कोई भी मीटिंग अगर स्थगित होती है तो बेस्ट जो वर्ड होता है वो आपका एडजर्न शब्द है, स्थगित करने के लिए। ठीक है। अगर आपसे बेस्ट वर्ड पूछा जाए किसके लिए? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो इनके लिए आपको एडजर्न शब्द का यूज करना है, यानी अजर्न शब्द का यूज करना है। वैसे ये सभी आपस में सिनोनिम्स हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। कॉल मीन्स पुकारना होता है, लेकिन जैसे ही मैंने इसके बाद OFF लिखा, अर्थ हो गया स्थगित करना। पुट ऑफ, डिफर, कैंसल, डिले, पोस्टपोन, अजर्न, ये सब सिमिलर वर्ड्स हैं। तो देखते हैं अब हम इंग्लिश बनाते समय किस तरह से यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट हुआ हमारा अध्यक्ष, तो मैंने लिख दिया द स्पीकर। द स्पीकर। ठीक है। चूंकि महत्वपूर्ण पदों के नाम से पहले द का यूज होता है, इसलिए मैंने द का यूज कर दिया। जैसे सरपंच, द सरपंच, प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, हेडमास्टर, द हेडमास्टर। तो महत्वपूर्ण पदों के नाम से पहले द कलेक्टर, द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो स्पीकर मैंने लिख दिया द स्पीकर हैज, चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अगर कोई कार्य पूरा हो चुका है तो हैज आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो मैंने कहा कि द स्पीकर हैज adjourned, स्पीकर ने स्थगित कर दिया है। तो ये इंग्लिश में हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और मैंने कहा कि जो सब्जेक्ट है ये MH टर्म में हो गया। स्पीकर नाउन है, हेड वर्ड हो गया, और इससे पहले जो वर्ड आते हैं वो मॉडिफायर कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका सब्जेक्ट अकेला हेड वर्ड हो सकता है, अकेला नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, आपका सब्जेक्ट MH हो सकता है, आपका सब्जेक्ट MMH हो सकता है, आपका नाउन फ्रेज MMH हो सकता है। यानी जो इस हेड वर्ड से पहले जितने भी वर्ड्स होंगे वो मॉडिफायर्स कहलाते हैं। और मेरी बात आप हमेशा याद रखना कि जो सब्जेक्ट होगा इंग्लिश में वो हमेशा नाउन फ्रेज होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया था स्पीकर। ठीक है। इस पे भी अभी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, MMH ये क्या क्या होते हैं जो भी है। तो मैंने कहा कि द स्पीकर हैज
अजर्न्ड, स्पीकर ने स्थगित कर दिया है। किसे? लोकसभा। तो ये मैंने लोकसभा लिख दिया। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश में बड़ा अंतर है। एक लैटिन भाषा का फ्रेज होता है, आपके आरएस में भी आ चुका है राजस्थान के अंदर, कि अनिश्चित काल के लिए प्रशासनिक शब्दावली या प्रशासनिक भाषा में क्या वर्ड होगा, तो इसके लिए साइन डाई शब्द का यूज करते हैं हम। अब कोई व्यक्ति जो हिंदी भाषा से है, मदर टंग उसकी हिंदी है, मेरी तरह मेरी मदर टंग हिंदी है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा विचलित हो सकता हूँ। आई मे बी डूबियस। डूबियस में इसलिए हो सकता हूँ, डाउटफुल कि यार के लिए कि अंग्रेजी तो बनी नहीं, जबकि यहाँ अगर आपने फॉर लिख दिया तो इंग्लिश गलत हो जाएगी। अनिश्चित काल के लिए फिक्स याद कर लो आप, कभी भी जितनी बार पढ़ोगे, साइन डाई। तो मैंने कहा कि द स्पीकर हैज अजर्न्ड लोकसभा, स्पीकर ने लोकसभा को स्थगित कर दिया है। साइन डाई अनिश्चित काल के लिए। अब ड्यू टू के कारण, ड्यू टू मीन्स के कारण, एक्सेसिव, एक्सेसिव मीन्स होता है अत्यधिक, और रकस, रकस होता है अप्रवार या शोर शराबा। ये लो अंग्रेजी बन गई। अब आप अच्छे से जानते हैं कि इंग्लिश हमारे क्यों समझ नहीं आती। हिंदी में मैंने लिखा कि अध्यक्ष ने अत्यधिक शोर शराबे के कारण अनिश्चित काल के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया है, लेकिन यही चीज इंग्लिश में कैसे लिखी आएगी? द स्पीकर हैज अजर्न्ड लोकसभा साइन डाई ड्यू टू एक्सेसिव रकस। अब शोर शराबे की अंग्रेजी क्या हो गई? रकस। अत्यधिक की अंग्रेजी क्या हो गई? एक्सेसिव। स्थगित करने की अंग्रेजी क्या हो गई? अजर्न्ड। और अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी क्या हो गई? साइन डाई। अब देखिए आप फर्स्ट डे से भी इंग्लिश सीखना शुरू कर सकते हैं। जितने भी न्यू वर्ड्स आते हैं, चाहे मैं आपको कोई भी टॉपिक क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वोकेबलरी का कोई अंत नहीं होना चाहिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आप कोई भी पैसेज पढ़ें, या मैं ग्रामर में भी कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कोई भी न्यू वर्ड आता है जो आपको नहीं आता है, उसको आप तुरंत क्या नोट डाउन कर लेना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको वर्ड लिखवाया साइन डाई, तो आप नोट कर लेंगे कि भाई ये लैटिन वर्ड है और अनिश्चित काल के लिए इसकी अंग्रेजी बनाई जाती है। अनिश्चित काल के लिए साइन डाई। ठीक है। एक अपने पास दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है एक्सेस, ACCESS, और एक वर्ड होता है अपने पास एक्सेस। ये दो वर्ड मिलते हुए से लगते हैं, कंफ्यूजेबल वर्ड में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। राजस्थान LDC के अंदर भी ये टॉपिक पूछा जाता है, कंफ्यूजेबल वर्ड्स। राजस्थान हाई कोर्ट LDC के अंदर भी पूछा गए थे कंफ्यूजेबल वर्ड्स जो होते हैं, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जो थोड़े प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका यूज अलग होता है। तो एक्सेस होता है पहुंच। एक तो एक्सेस के बाद टू प्रीपोजिशन आता है, ये होता है पहुंच। पहुंच का मतलब है आपकी अप्रोच है, आपकी रीच है। अप्रोच का एक्चुअल अर्थ होता है कम नियर, नजदीक आना। अब आपकी किसी से पहुंच होगी तभी तो आप किसी के नजदीक आओगे। तो एक तो एक्सेस शब्द होता है, ये प्रपोजिशन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सेस के बाद प्रपोजिशन पूछा जाए, सीधा टू का यूज करना है। ये जो एक्सेस होता है ये होता है अधिक, सरप्लस। सरप्लस का मतलब है कि मोर देन इनफ, यानी जो आप पर्याप्त है उससे भी ज्यादा है। ENOUGH, मोर देन इनफ। इस एक्सेस शब्द से ही हमने बना दिया। अभी मैं यूज भी बताता हूं। एक तो मैं हिंदी में कहूं कि क्या तुम अशोक गहलोत से साथ कोई पहुंच रखते हो, या क्या तुम्हारी अशोक गहलोत से कोई पहुंच है, पहुंच रखते हो। अब क्यों न मैं इसको अंग्रेजी में सीख लूँ तो कितना अच्छा रहेगा, जिससे मेरी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अभी बनाना सिखाऊंगा। डू यू हैव, क्या तुम रखते हो। एनी मीन्स कोई,
एक्सेस मीन्स पहुंच, और एक्सेस के बाद हमसे प्रपोजिशन पूछ लिया, डू यू हैव एनी एक्सेस अशोक गहलोत। तो प्रपोजिशन यहां क्या आएगा, टू। आज के बाद आप बोला करो कि डू यू हैव एनी एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, क्या तुम्हारी प्रधानमंत्री तक कोई पहुंच है। आप बोल सकते हो आई हैव नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, मेरी प्रधानमंत्री तक कोई पहुंच नहीं है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप अपनी इंग्लिश की वोकेबलरी को इंप्रूव कर लेते हो तो उस दिन इंग्लिश सीखना बेहद आसान है। हिंदी में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, हिंदी में तो आपको ये मिलेगा क्या तुम अशोक गहलोत के साथ कोई पहुंच रखते हो, लेकिन जब तक आपको इंग्लिश वर्ड नहीं आएगा कि पहुंच के लिए अंग्रेजी की वर्ड क्या होता है, एक्सेस। डू यू हैव एनी एक्सेस टू अशोक गहलोत, तो एक्सेस के बाद आपको टू प्रपोजिशन यूज करना है। अब ये जो वर्ड हो गया अपना एक्सेस से हमने बना दिया एक्सेसिव, एक्सेस शब्द से ही हमने एक नया वर्ड बना दिया अत्यधिक, और अत्यधिक के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, इनऑर्डिनेट। ठीक है, अत्यधिक के लिए हम यूज कर सकते हैं एग्जॉर्बिटेंट। अभी ये CGL के अंदर सिनोनिम्स में पूछा गया था, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब भी क्या होता है, अत्यधिक। और इसी के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का मतलब भी क्या होता है, अत्यधिक। लेकिन जनरली हम एक्सट्रीमली का यूज कहाँ करते हैं, जैसे आपने कहा बेहद सुंदर या अत्यधिक सुंदर, बेहद सुंदर, तो आप बोला करो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। आपने कहा बेहद गरीब या बहुत अत्यधिक गरीब या बेहद गरीब, एक्सट्रीमली पुअर। आपने कहा बेहद अमीर, एक्सट्रीमली रिच, एक्सट्रीमली रिच, इन शब्द के लिए। और वैसे सिमिलर वर्ड में एक्सेसिव मीन्स अत्यधिक, इनऑर्डिनेट अत्यधिक, एग्जॉर्बिटेंट अत्यधिक, एक्सट्रीमली अत्यधिक। आपने ये वर्ड याद कर लिया, आपने याद कर लिया कि भाई अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी क्या बनेगी, साइन डाई। ठीक है, और अभी मैं एक नोट और लिखवाऊंगा आपको, अब यहाँ ध्यान दें आप। मैंने आपको एक वर्ड बताया एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, और मैंने कहा प्रपोजिशन भी पूछा जाए तो टू आएगा। ठीक है, और मैंने वाक्य भी लिखवा दिया कि आई हैव नो एक्सेस, आई हैव नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, मेरी प्रधानमंत्री तक कोई पहुंच नहीं है। ठीक है, इस एक्सेस शब्द से ही हम एक बहुत अच्छा वर्ड बना सकते हैं एक्सेसिबल, सुगम, जिस तक पहुंचा जा सके। और एक्सेसिबल के बाद भी टू प्रपोजिशन आता है, और जिस तक नहीं पहुंचा जा सके उसे हम बोलते हैं इनएक्सेसिबल, और इनएक्सेसिबल के बाद भी टू प्रपोजिशन का यूज होता है। देखिए इंग्लिश में सीखने को बहुत कुछ है, मैंने कहा आप फर्स्ट डे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने उस दिन आपको टक्कर मारने की अंग्रेजी बताई, नॉकडाउन। ठीक है, मैंने आपको उस दिन एक फ्रेज बताया था के सामने, इन फ्रंट ऑफ। मैंने आपको बताया पैदल, ऑन फुट। तो आप धीरे धीरे वोकेबलरी लिख करके याद करोगे। देखिए एक दिन में हम विद्वान नहीं बन सकते, लेकिन इवेंचुअली अगर आप धीरे धीरे, इफ यू ज्वाइन मी कंटिन्यूअसली विदाउट मेकिंग एनी पॉज, यू मे अमेलियोरेट योर जनरल इंग्लिश टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो अगर आप मुझे रेगुलरली बिना किसी मतलब if you join me intermittently, then there is no avail of providing such teachings on YouTube। अगर आप मुझे, कहने का मतलब ये है कि इंटरमीडिएटली, इरेगुलरली, कि एक दिन आपने क्लास ली एक दिन नहीं ली। देखिए इंग्लिश आपकी तभी इंप्रूव होगी जब आपका साथ मिलेगा। मैं वोकेबलरी लिखवा रहा हूँ, डेली नोट करेंगे आप। एक्सेस मींस पहुँच होता है, सिमिलर वर्ड लिख लिया आपने। अभी वीडियो में भी राजस्थान में पूछा गया था, झट से आंसर दे सकते थे, रीच कह लीजिए या अप्रोच, कि भाई आपकी अप्रोच है या नहीं है। तो आई हैव नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर। एक्सेसिबल पे मैंने वन वर्ड बना दिया कि दैट विच कैन बी रीच्ड, जिस तक पहुंचा जा सके, दैट विच कैन बी रीच्ड, जिस तक पहुंचा जा सके, एक्सेसिबल।
और दैट विच कैन नॉट बी रीच्ड, जिस तक नहीं पहुंचा जा सके, इनएक्सेसिबल। दैट विच कैन नॉट बी रीच्ड यानी जिस तक आप रीच नहीं कर सके, अप्रोच्ड नहीं कर सके, जिसके तक पहुंचा नहीं जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, इनएक्सेसिबल। ठीक है। अब हमको प्रेपोजिशन में भी बहुत अच्छा फायदा मिल गया कि एक्सेस के बाद भी क्या आएगा, टू प्रपोजिशन आएगा। एक्सेसिबल के बाद भी कौन सा प्रपोजिशन आएगा, टू। और इन एक्सेसिबल के बाद भी हमें किसका यूज करना है, इन एक्सेसिबल के बाद भी हमें टू प्रपोजिशन का यूज करना है। अब एक एसएससी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि देयर आर मैनी गवर्नमेंट स्कीम्स, या देयर आर मैनी स्कीम्स, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, विच आर नॉट एक्सेसिबल फॉर द पुअर। तो ये वाक्य ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो चुका है। वो कह रहा है कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं, या देयर आर मैनी स्कीम्स, मैनी बहुत सारी योजनाएं, विच आर नॉट एक्सेसिबल, जो कि सुलभ नहीं है, यानी जहां तक पहुंच नहीं है, किन की, गरीबों की। यानी योजनाएं तो है गरीबों के लिए, लेकिन गरीब लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन यहाँ प्रेपोजिशन की एरर हो गई, क्योंकि एक्सेसिबल के बाद टू प्रपोजिशन का यूज होता है। ठीक है। अब हम वहीं आ जाते हैं जहां हम पढ़ रहे थे, चल रहे थे। देखिए, मैंने कहा कि अध्यक्ष ने अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए अत्यधिक शोर शराबे के कारण, अत्यधिक शोर शराबे के कारण लोकसभा को स्थगित कर दिया है। ठीक है। काम पूरा हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है। कार्य की समाप्ति का वर्णन किया है कि अध्यक्ष ने स्थगित कर दिया है, इसका मतलब स्थगित कर चुका है। तो देखिए, अभी आपको मैं और भी वर्ड्स बताऊंगा। शोर शराबा, रकस, RUCKUS, रकस, इसको हम आउट क्राई बोल सकते हैं, शोर शराबा है। ठीक है। इसको हम अपरोर कह सकते हैं सिनोनिम्स के रूप में, अपरोर यानी अ नॉइजी एक्टिविटी। एक शोरगुल वाली जो एक्टिविटी होती है वही क्या कहलाती है, रकस। और शोर के लिए हम क्लेमर भी बोल देते हैं, क्लेमर, बाद की बात। और के कारण के लिए हम ड्यू टू लिख सकते हैं। पढ़ाऊंगा किसका यूज कैसे कैसे होता है। बिकॉज ऑफ लिख सकते हैं। ठीक है। ओविंग टू लिख सकते हैं। ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ का यूज कर सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ। बाय डेंट ऑफ का यूज कर सकते हैं के कारण के लिए, बाय डेंट ऑफ, बाय डेंट ऑफ। और हम इसी के कारण के लिए ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ। मैं बता दूंगा अगर थोड़ा बहुत यूज में अंतर है किसी वर्ड को लेकर के, तो बाय वर्च्यू ऑफ। तो मैंने क्या क्या वर्ड बता दिया आपको। शोर शराबे की अंग्रेजी रकस, रकस को हम क्या बोलते हैं, आउट क्राई। अपरोर, अ नॉइजी एक्टिविटी। और क्लेमर मीन्स भी क्या होता है, शोर। और ड्यू टू के कारण, बिकॉज ऑफ के कारण, ओविंग टू के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, बाय डेंट ऑफ के कारण, और बाय वर्च्यू ऑफ के कारण। मैंने आपसे क्या कहा, फर्स्ट डे से ही जनरल इंग्लिश सीखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसी वर्ड, एक ही सेंटेंस में आपके पास कितने वर्ड्स आ गए। ठीक है। फर्स्ट जो मैंने क्लास दी है उसको भी देखिए, वहाँ भी मैंने आपको बताया कि सामने की अंग्रेजी इन फ्रंट ऑफ, पैदल की इंग्लिश ऑन फुट, टक्कर मारने की अंग्रेजी लॉकडाउन,
मैंने कहा कि आप हिंदी बोलना बंद करो, कौन दरवाजा कौन खटखटा रहा है, हु इज नॉकिंग एट द डोर, घंटी कौन बजा रहा है, हु इज नॉकिंग एट द बेल। ठीक है। एक बस ने दो महिलाओं को टक्कर मार दी है, अब बस हैज नॉक डाउन टू वीमेन, तो आप इंग्लिश में यूज करना सीखिए। अब बस हैज नॉक्ड डाउन, एक बस ने टक्कर मार दी, टू वीमेन, दो महिलाओं। अब मैंने कहा कि द स्पीकर हैज अजर्न्ड लोकसभा साइंड आई ड्यू टू एक्सेसिव रकस, तो आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश सीखेंगे। तो देखिए आज आपके पास बहुत सारा, अब हिंदी तो आपके समझ आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ सब कुछ आपकी मदर टंग में लिखा हुआ है। हिंदी मेरी मातृभाषा है तो मैं इजीली समझ जाऊंगा, लेकिन जो मुझे लर्निंग बैरियर्स है वो एक्चुअल में वोकेबलरी की वजह से, क्योंकि जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनसे मैं वेल एक्वेंटेड नहीं हूँ। ठीक है। और चूंकि हम लोग यहाँ राजस्थान में शुरुआत से ही इंग्लिश को एक सही वे में नहीं पढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अब हम इसकी इंग्लिश पे डिस्कस कर लेते हैं बनाने को लेकर के वापस से। मैंने कहा कि द स्पीकर, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। मैंने आपसे कहा कि जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा नाउन फ्रेज होगा, तो ये नाउन फ्रेज ही है, ये मॉडिफायर हो गया और स्पीकर नाउन हो गई, एमएच फॉर्म में हो गया। कल को मैं ये लिख दूं दो सुंदर लड़कियां, दो सुंदर लड़कियां, तो ये भी क्या है, नाउन फ्रेज है। टू मीन्स हो गया दो, और ब्यूटीफुल मीन्स क्या हो गया, सुंदर, और गर्ल्स मीन्स लड़कियां। अब ये गर्ल्स पता है मैं क्यों लिख रहा हूं, टू की वजह से, तो ये कौन सी पैटर्न हो गई, एम एम एच। सब्जेक्ट जो होगा वो नाउन फ्रेज होगा, नाउन फ्रेज का मतलब है कि जो आपका हेड वर्ड होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो देखो यहाँ हेड वर्ड नाउन है। अब इससे पहले जो मैंने दो ये वर्ड लिखे हैं ये मॉडिफायर है, तो ये टू तो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या बता रहा है, और ये आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या इंग्लिश में इनको डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अभी एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करेंगे। यानी जो एडजेक्टिव जो आपके गुण कि आप में क्या एट्रीब्यूट्स हैं, आपके अवगुण, आप में क्या फ्रेलिटीज हैं, आप किस स्टेट में, आप वृद्ध हैं या इमारत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, तो जो रंग रूप गुण दशा ये बताते हैं वो डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं। ये संख्यावाची विशेषण है तो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये मॉडिफायर के काम कर रहे हैं, तो ये बाद की बातें हैं। ठीक है। तो ये भी नाउन फ्रेज है। तो जैसे जैसे हम इंग्लिश अभी पढ़ेंगे, बेसिक इंग्लिश चल रही है, इसको आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअल में अभी मैंने टेंस शुरू नहीं किए हैं, क्योंकि टेंस सीखने से पहले, टेंस पढ़ाने से पहले मैं आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ें बताऊंगा। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट को कैसे डिटेक्ट करें, और जिस दिन आप इनको डिटेक्ट करना सीख जाओगे, मैं कहता हूँ टेंस आपको बहुत ईजीली आ चुके होंगे। और अगर आप साथ साथ ग्रामर के साथ यदि आप अपनी वोकेबलरी भी एक्सपेंड करते हो, इनलार्ज करते हो, इनहांस करते हो, तो इवेंचुअली यू विल गेट बेनिफिटेड, तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे तो आप अंग्रेजी में लिखना, पढ़ना, समझना, बोलना सब कुछ समझ जाओगे। तो द स्पीकर, अध्यक्ष ने, हैज, अब यहाँ हैज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। इसके बाद मेन वर्ब आएगी, तो हैज हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है अजर्न्ड, लोकसभा, लोकसभा को स्थगित कर दिया। साइंड आई, अनिश्चित काल के लिए, ड्यू टू के कारण। अब मैंने आपको दो वर्ड बताए थे, एक तो एक्सेस और एक एक्सेस, और इस एक्सेस शब्द से हमने क्या बना दिया, एक्सेसिव, अत्यधिक। तो ड्यू टू एक्सेसिव रकस, ठीक है। और आप एक नोट भी डाल लेंगे। देखिए वैसे तो स्थगित करने के लिए आज आप रीट कोई भी तैयारी करें, एनडीए, सीडीएस, बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। कॉल ऑफ, स्थगित करना, पुट ऑफ, स्थगित करना, दो फ्रेजल वर्ब याद कर सकते हैं आप। तीसरी वर्ब मैंने आपको और पढ़ा दी थी, नॉक डाउन, ये भी फ्रेजल वर्ब है, टक्कर मारना। ठीक है। धीरे धीरे आप अपनी इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं। अब चूंकि इनका मतलब स्थगित करना होता है, तो मैं इनके लिए सिमिलर वर्ड के रूप में क्या यूज कर सकता हूँ, डिले। भाई स्थगित कर रहे हैं तो इसका मतलब हम देरी कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको कैंसल शब्द का यूज कर सकता हूँ,
यहीं पर मैं पोस्टपोन वर्ड का यूज कर सकता हूँ सिमिलर वर्ड के रूप में। यहीं पर हम क्या है, प्रोक्रास्टिनेट, बड़ा अच्छा वर्ड है प्रोक्रास्टिनेट, स्थगित करना। और यहीं पर हम किसका यूज कर देंगे, अजर्न, ADJOURN। अजर्न मीन्स भी क्या होता है, स्थगित करना। प्रोक्रास्टिनेट बहुत अच्छा वर्ड है, सिनोनिम्स में पूछा जाता है। लेकिन अगर आपसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनके लिए स्थगित के शब्द के लिए यूज पूछे तो आपको अब एक नोट डाल लेंगे आप। यदि लोकसभा, राज्यसभा, मीटिंग, कोर्ट, असेंबली को स्थगित किया जाए, तो हमें अजर्न शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ये बेस्ट वर्ड है, अजर्न शब्द का प्रयोग करना चाहिए। चलो हम एक वाक्य और देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस, कुछ चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री के आह्वान पर या मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपनी भूख हड़ताल को टाल दिया है। देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, काम पूरा हो चुका है, सबके समझ आ रहा है कि भाई मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया या मुख्यमंत्री ने आह्वान किया, और उसके आह्वान पर कुछ चिकित्सक जो कि द डॉक्टर्स हु हैव गॉन ऑन अ हंगर स्ट्राइक हैव डिसाइडेड टू डिफर देयर स्ट्राइक। तो मैंने कहा कि कुछ चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपनी भूख हड़ताल को टाल दिया है। अब देखो हिंदी में तो आपके समझ आ रहा है टाल दिया है, लेकिन अंग्रेजी में क्या मिलेगा, टालने वाला कौन है, कुछ डॉक्टर्स, तो मैं कहूँगा सम डॉक्टर्स। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। मैंने आपको बार बार बोला है कि जो आपका सब्जेक्ट होगा वो नाउन फ्रेज होगा, तो ये एम हो गया और ये डॉक्टर्स नाउन हो गया। तो ये जो सब्जेक्ट है कौन सी फॉर्म में दे रखा है, MH में, यानी ये तो नाउन तो हेड वर्ड हो गया और इससे पहले जो वर्ड आता है वो मॉडिफायर कहलाता है। तो सम डॉक्टर्स, अब चूंकि डॉक्टर्स बहुवचन है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव। और टालने की अंग्रेजी मैंने क्या लिख दी, डिफर्ड। सम डॉक्टर्स हैव डिफर्ड देयर हंगर स्ट्राइक। कुछ डॉक्टर्स ने अपनी भूख हड़ताल को टाल दिया है। ठीक है, तो डिफर्ड का मतलब है टालना। आप न्यूज़पेपर में जाइए, मैं बहुत बार पढ़ता रहता था कि द हियरिंग इन केस ऑफ अयोध्या टेम्पल हैज बीन डिफर्ड टिल 2019, कि अयोध्या मामले की सुनवाई 2019 तक के लिए टाल दी गई है। तो वहाँ अंग्रेजी में क्या मिलेगा, डिफर्ड। अभी CGL मैन के अंदर भी डिफर शब्द पर सिनोनिम्स पूछा जा चुका है, तो आंसर था डिले। तो जो हम ये वर्ड्स पढ़ते हैं यही सिनोनिम्स होते हैं। हकीकत में क्या होता है, कोई सिनोनिम्स अलग से थोड़ी होते हैं, जो ये बेसिक वर्ड्स होते हैं इन पर ही क्या है, समानार्थी शब्द पूछ लिया जाता है। अब चूंकि हम ये बेसिक वर्ड्स पढ़ते नहीं है इसलिए हमें लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया गया है। तो मैंने कहा कि सम डॉक्टर्स हैव डिफर्ड देयर हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल को टाल दिया है। एट द बिहेस्ट ऑफ के निर्देश पर, एट द बिहेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब देखो हमने एक नया फ्रेज और सीख लिया, एट द बिहेस्ट ऑफ, एट द बिहेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो अभी तो देखिए मैं इंग्लिश बनाना तो आपको टेंस में सिखाऊंगा, लेकिन मेन कहना मेरा यह है कि इंग्लिश में सबसे जो पहला स्थान होता है वो सब्जेक्ट का होता है। तो ये सम डॉक्टर्स यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन फ्रेज होता है
यानी सब्जेक्ट जो होगा वो या तो आपका नाउन होगा या प्रनाउन होगा। कभी कभी ऐसे लिखा जाता है कि 4 कुख्यात अपराधी, तो ये भी नाउन फ्रेज है, क्योंकि अपराधी तो नाउन है। अब मैंने कहा 4 कुख्यात अपराधी, तो 4 नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब कुख्यात। अब 4 लिखूंगा तो नाउन कैसी आएगी, प्लूरल, क्रिमिनल्स। तो ये भी आपका नाउन फ्रेज है, लेकिन ये कौन सी फॉर्म में हो गया, MMH में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इनफ फॉर टुडे। अब हम बेसिक इंग्लिश के पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को कैसे डिटेक्ट करें, और इंग्लिश में सब्जेक्ट का यूज किस किस तरह से किया जाता है।